दिन विमला की बहू स्नेहा सुबह सुबह तैयार होने लगती है। स्नेहा को तैयार होता देख विमला सोचने लगती है कि जो इंसान दोपहर 12 बजे तक सो के नहीं उठती, वो इतनी सुबह तैयार कैसे हो गई। अरे बहू, आज इतनी सुबह कैसे उठ गई? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? सासू माँ, सपना तो अच्छा ही देखा था, पर लगता है कि किसी का बुरा मुंह देख लिया है जो सुबह सुबह सुनना पड़ रहा है। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? वो आपकी सहेली है ना निर्मला काकी, उनके घर में किटी पार्टी है, बस वहीं जा रही थी। क्या? किटी पार्टी में निर्मला बहन ने मुझे तो बुलाया ही नहीं। रुक, अभी खबर लेती हूँ इसकी। अरे वाह, घुटनों के दर्द के मारे चला तो जाता नहीं, पर पार्टी में जाना है। वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बहुओं की किटी पार्टी है, इसमें सिर्फ बहुएं ही इनवाइटेड हैं। इतना कहते हुए स्नेहा घर से अपनी स्पेशल किटी पार्टी के लिए निकल जाती है। विमला पीछे घर में बैठी सोच में डूब जाती है कि आखिर किटी पार्टी होती क्या है जिसमें सिर्फ बहुओं को ही निमंत्रण दिया गया है। काफी सोचने के बाद भी जब विमला को कुछ समझ में नहीं आता तो वो हर रोज की तरह अपने घर काम में लग जाती है। शाम को जब स्नेहा वापस आती है तो विमला उससे पूछती है, आ गई बहू? बैठ जा, खाना लगा देती हूँ। पार्टी में काम कर करके थक गई होगी ना? सासू माँ, आप तो फिर शुरू हो गई। पूरा दिन मेरा ही इंतजार कर रही थी क्या कि कब मेरी बहू आए, कब मैं उसे ताने मारूं? अरे बहू, मैं तो तुझे खाना खाने के लिए बोल रही हूँ। अच्छा, अगर इतनी फिक्र है तो ऐसा करो, मेरे रूम में ही खाना भिजवा दो। ऐसा कहते हुए स्नेहा अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह स्नेहा फिर से तैयार होती है और अपनी सहेली के घर किटी पार्टी में चली जाती है। अब स्नेहा को पार्टी की आदत लग चुकी थी, इसलिए वो हर रोज अपनी किसी न किसी सहेली के घर पार्टी करने के लिए निकल जाती। एक दिन स्नेहा अपनी सास विमला की सहेली सुशीला के घर पर किटी पार्टी में जाती है, जहां सभी बहुएं अपनी अपनी सास के बारे में बातें करने लगती है। अरे क्या बताऊं मैं, मेरी सास तो मेरी कभी तारीफ ही नहीं करती और बुराई तो मानो जैसे उसके नाक पर रखी हुई है। मेरा भी यही हाल है। घर का काम कर करके मेरे तो हाथ घिस गए, पर ताने मार मार के मेरी सास की जीभ नहीं घिसी। अरे मेरी सास तो सास, ससुर भी कभी कभी सास बन जाता है। उसकी ये बातें सुनकर सभी हंसने लगती हैं। तभी सुशीला की बहू रीमा बोलती है, अरे कोई कुछ भी कहे, मेरी सासू माँ तो लाखों में एक है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी सास और ऐसा ससुराल मिला। किस्मत वाली तुम नहीं बल्कि मैं हूँ, क्योंकि मेरी सास तो मेरी उंगलियों पर नाचती है, और रही बात घर के काम की तो वो भी मेरी सास खुद ही कर देती है। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर हाँ, ताने मारने में कोई कमी नहीं रखती। चलो सही है, पर सास को उतना ही नचाना जितना कल बहू के आगे नाच पाओ, क्योंकि आजकल घुटनों में कब दिक्कत आ जाए कोई नहीं बता सकता। रीमा की बात सुनकर स्नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से उठकर अपने घर चली जाती है। इधर रीमा को भी स्नेहा और बाकी सब सहेलियों की बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसी दिन अपनी सास सुशीला को पूरी बात बता देती है। रीमा की बात सुनकर सुशीला को बहुत दुख होता है। वो रीमा को समझाती है, देख बहू, कोई भी माँ अपने बेटे या उसके परिवार का बुरा कभी नहीं सोच सकती। जब वो अपने बेटे की शादी करवाती है तो वो बहू नहीं बल्कि एक बेटी को अपने घर लाती है। पर माँ, उन सब की बातों से तो नहीं लगता कि उन्होंने कभी अपनी सास को माँ समझा होगा। मुझे लगता है उन्हें एक अच्छा सबक सिखाना ज़रूरी है। तुम्हारी बात तो सही है, पर बहू तुम करोगी क्या? माँ, वो सब ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस अपनी सहेलियों को कल दोपहर को हमारे घर किटी पार्टी के लिए बुला लो। रीमा पूरा प्लान तैयार कर लेती है जिससे उसकी सहेलियों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। रीमा की सास सुशीला अपनी सभी सहेलियों को किटी पार्टी के लिए अपने घर बुला लेती है। इधर रीमा भी उसी दिन अपनी सभी सहेलियों को किटी पार्टी के लिए अपने घर बुला लेती है, जिस दिन उसकी सास ने अपनी सहेलियों को बुलाया होता है। सुशीला अपनी सभी सहेलियों को ले जाकर एक रूम में बैठ जाती है। इधर रीमा की भी सहेलियां आ जाती है। रीमा सभी सहेलियों के आते ही उन्हें बता देती है कि आज उसकी सास ने भी सभी सहेलियों के साथ किटी पार्टी रखी है, इसलिए आज हम सिर्फ चुपके से उन सब की बातें सुनेंगे। सभी सहेलियां मान जाती हैं। सुशीला, निर्मला, विमला और बाकी सभी सासें आपस में बात करने लगती है। तभी सुशीला बोलती है, और बताओ, तुम्हारी बहुएं कैसी हैं?
अरे मेरी बहू को तो पार्टी और शादियों से फुर्सत ही नहीं है। अरे तो क्या हुआ, इतना कामकाज करती है, थोड़ी देर कहीं चली भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ निर्मला काकी, तुमने बिल्कुल सही बात कही। अब मेरी बहू को ही देख लो, घर का सारा काम खुद करती है और साथ ही साथ पूरे परिवार को भी संभाल लेती है। भगवान झूठ ना बुलवाए, पर मेरी बहू तो घर का कोई काम नहीं करती, पर हाँ बैंक से लेकर राशन की दुकान तक के बाहर के काम खुद करती है। ऐसे में काफी थक भी तो जाती होगी, इसलिए मैं खुद ही घर का सारा काम कर देती हूँ, पर हर चीज का ध्यान तो बराबर रखती है। इधर सभी बहुएं उन सब की बातें सुन रही थी। अपनी अपनी सास की बात सुनकर सभी बहुएं एक दूसरे के सामने शर्मिंदा भी हो रही थी। मन ही मन उन सबको अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर अपनी अकड़ और शर्म की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। उन सब के बंद मुंह देखकर रीमा बोलती है, शर्म तो तुम सबके चेहरे पर साफ दिख रही है, पर अभी भी देर नहीं हुई है। अपनी सास को माँ के समान समझो और उनके साथ मिलजुल कर रहो। हाँ रीमा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम सब अपनी सास के बारे में क्या कुछ नहीं सोचते और क्या कुछ नहीं बोलते, जबकि वो तो हमें अपनी बेटी ही मानती है। हाँ, तो भलाई इसी में है कि हम सब भी अपनी सास को माँ ही समझे और अपने किए की माफ़ी मांगकर खुद को संतुष्ट कर लें। रीमा की बात सुनकर सभी सहेलियां उठकर दूसरे रूम में जाती हैं और अपनी अपनी सास को पूरी बात बताती है। सभी बहुएं अपनी सास से माफ़ी मांगती हैं और उसके बाद से हमेशा उनके साथ मिलजुल कर प्यार से रहने लगती हैं। अरे मर गई रे, सच में मर गई। इतनी तीखी सब्जी, हाय मेरा मुंह, सब्जी में इतनी मिर्च कौन डालता है। क्या हुआ मॉम, सब्जी इतनी तीखी है क्या? और नहीं तो क्या। अरे नालायक, तुझसे कहा था कि इस पंजाबन से शादी मत करियो। अरे ये खाने में कितनी मिर्च डालती है, ये तो वक्त से पहले ही मुझे राम जी के यहाँ भेज देगी। अरे अभी कुछ और साल जीना है मुझे। जा मेरे लिए पानी लेकर आइयो। अच्छा लाता हूँ। रसोई घर में काम कर रही डिम्पल अपनी सास की बातें सुन लेती है। ये मम्मी जी भी ना जब देखो तब मेरी बुराइयां करती रहती हैं। मेरी इस घर में कोई इज्जत है कि नहीं, अभी जाके बताती हूँ। डिम्पल हाथ में बेलन लिए सीधे शांति के सामने खड़ी हो जाती है। अब दसो मम्मी जी, क्या कह रही थी आप? अरे रोनी, ये क्या है? ये तो बेलन लेके आ गई। अरे तू क्या समझती है, इस तरह तुझसे डर जाऊंगी क्या? तू पंजाबन है तो मैं भी दिल्ली की हूँ, दिल्ली की, किसी से नहीं डरती, समझी? क्या मम्मी जी, आप भी ना, खाना तो इसी तरह बनाया जाता है, और वैसे भी हम पंजाबी तो पूरी दुनिया में अपने खाने के लिए जानने जाते हैं। अरे इसका तो फिर से शुरू हो गया। अब इससे कौन बहस करे, इसकी अकल तो घुटने में है। मैं चली अपने कमरे में। ये सब देख आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि शांति की अपनी पंजाबन बहू से बिल्कुल नहीं पटती थी। चलिए अब देखते हैं आगे। आज दोनों सास बहू के दर्शन हो गए, वरना मैं जब भी तुझे घर बुलाती थी शांति, तू तो हमेशा टाल देती थी। अरे ऐसी बात नहीं है, मालती तेरे घर आने का समय ही नहीं मिल पाता था। तभी मालती की बहू उन सब के लिए खाना लेकर आती है। चलो अब शर्माओ नहीं, खाना शुरू करो। सामने दाल चावल देख डिम्पल चिढ़ जाती है। मम्मी जी, हम लोग इतनी दूर से यहाँ दाल चावल खाने आए हैं क्या? अरे चुप करना। दोनों सास बहू को आपस में खुसुर फुसुर करते देख, क्या हुआ, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रही? अरे आंटी जी, हम आपके घर ये दाल खाने थोड़ी ना आए हैं, हमने तो अपने घर में चिकन मंगा रखा है। आपकी ये दाल कौन खाएगा? मुझे तो नहीं खाना। अरे रोनी, तुझे दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली थी क्या? अरे कैसी कम अकल बहू ले आया है तू, ये तो बीच समाज में नाक कटा देती है। जाने भी दो माँ, ये स्वभाव से ही मुंहफट है। अरे छोड़, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो क्या कहना। अच्छा ला मालती, मुझे दाल दे, मैं खाऊंगी। मालती चिढ़ जाती है। अरे रहने दे शांति, अब दिखावे की कोई जरूरत नहीं है।
तेरी बहू सही कहती है, ये दाल खाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, तुम लोग अपने घर जाकर चिकन खाओ, चिकन। शांति को कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। फिर वो अपनी बहू और बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। फिर क्या था, उस दिन के बाद से शांति अपनी बहू को कहीं बाहर ले जाने से पहले 100 बार सोचती थी, पता नहीं कब किसके सामने क्या कह दे। फिर एक दोपहर शांति टीवी देख रही होती है कि तभी गहने पॉलिश करने वाला एक आदमी घर के सामने आकर आवाज लगाता है। गहने पॉलिश करवा लो, गहने 5 मिनट में एकदम नए जैसे चमका लो। बोलो गहने पॉलिश वाला। अरे मैं कब से गहने पॉलिश करवाने का सोच रही थी। अच्छा हुआ ये पॉलिश वाला आ गया। अब उतनी दूर कौन सुनार की दुकान पर जाएगा। मैं अपने सारे गहने इसी से पॉलिश करवा लेती हूँ। शांति पॉलिश वाले को अपने घर बुला लेती है और अपने सारे गहने देते हुए कहती है, देख, सारे गहनों को अच्छे से चमकाइयो। अरे आप फिक्र मत करिए माँ जी, मैं इन्हें बिल्कुल नए बना दूंगा। फिर पॉलिश वाला एक एक करके सारे गहने चमका देता है। ये लीजिए माँ जी, हो गया। अब मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चलता हूँ। ये ले। पॉलिश वाला जैसे ही वहां से जाने लगता है कि तभी डिम्पल बाजार से खरीदारी करके घर आ जाती है। देख डिम्पल, मैंने आज हम दोनों के गहने पॉलिश करवा लिए। देख तो कैसे चमक रहे हैं। डिम्पल जैसे ही पॉलिश वाले को देखती है, मम्मी जी, ये तो चोर है। अरे तू तो वही चंदू चोर है ना? क्या चोर? क्या कह रही है तू? नहीं नहीं दीदी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। अरे दीदी के बच्चे, चुप कर। तू भोले भाले लोगों को ठगता है, मैनू अच्छी तरह पता है। मम्मी जी, ये एक बार चंडीगढ़ में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तू मेरी मम्मी जी को अकेली देख लूटने चला आया था। ठहर जा, अब भी तेरी तलाशी लेती हूँ, सब पता चल जाएगा। तलाशी लेने के बाद उस चोर की जेब से शांति के असली गहने निकलते हैं। ये देख शांति की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर सब लोग मिलकर उस चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। डिम्पल बेटा, तेरे इस बड़बोलेपन से मैं हमेशा परेशान रहती थी, लेकिन आज तो तूने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। मुझे माफ कर दे बेटा। मम्मी जी, ये कैसी गल कर रही हैं आप? मेरे होते हुए किसी की हिम्मत है जो इस घर की तरफ आंख उठा के भी देख सके? बातें बहुत हो गई मम्मी जी, चलिए आज आपको ना शाही पनीर की सब्जी खिलाती हूँ मैं। अरे नहीं। नमस्ते आंटी जी। अरे तुम तो ममता की बहू हो ना, अंदर आओ अंदर आओ। आंटी जी, मुझे थोड़ी चीनी मिल सकती है क्या? हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। अरे सुधा बहू, जरा रसोई घर से थोड़ी चीनी तो ले आ। तभी निर्मला देवी रूबिका की साड़ी और गहने बड़े गौर से देखती हैं। अरे वाह बहू, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है और गहनों का तो कहना ही क्या। मान गए तुम्हें, बहुत ही सलीके से रहती हो। मेरी नजर में तो बहू तुम्हारी जैसी ही होनी चाहिए। हाँ। तभी निर्मला देवी की बहू सुधा वहां आ जाती है। और एक ये है मेरी बहू, इसे तो कपड़े भी पहनने का। खैर जाने दो। अच्छा बेटा, तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं नहीं आंटी जी, फिलहाल तो चीनी से काम चल जाएगा, चलती हूँ मैं। ठीक है बेटी, आती रहना। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों पड़ोसी हैं आखिर। रूबिका की जाते ही, देखा बहू तूने, अच्छे घर की बहुओं का रहन सहन कैसा होता है, एकदम टीप टाप। और एक तू है। सुधा अपनी सास के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थी, इसलिए बिना कोई जवाब दिए घर के काम करने में लगी रहती है। फिर एक दिन, ये लीजिए आंटी जी, आज मैंने गर्मा गर्म समोसे और जलेबियां बनाई हैं, जरा चखिए तो सही और बताइए कैसे बने हैं।
क्या बात है बेटी, इतने स्वादिष्ट समोसे और जलेबी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। तू दिखने में जितनी सुंदर है उतनी ही गुनी भी है। ये तो कुछ नहीं है आंटी जी, मैं तो चाइनीज खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, तू ये सब भी बना लेती है? मैं तो बचपन से ही खाने पीने की शौकीन हूँ आंटी जी। कल आप मेरे हाथों से बना हक्का नूडल खा के देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि असली खाने का स्वाद किसे कहते हैं। सच बहू, ममता बड़ी किस्मत वाली है जो तेरे जैसी बहू से मिली है। आपकी बहू सुधा वैसे दिखने में मेरे जितनी सुंदर ना सही, पर फिर भी ठीक ही है आंटी जी। वैसे घर के काम तो अच्छी तरह कर ही लेती होंगी ना? अरे घर के काम क्या खाक कर लेती है। अरे पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे कि मुझे सुधा जैसी निकम्मी बहू मिली है। अरे इसे तो ठीक से रोटियां तक बेलना नहीं आता। अब क्या कर सकते हैं आंटी जी, भगवान सबकी बहुओं को मेरे जैसी सर्वगुण संपन्न भी तो नहीं बना सकता ना। अच्छा आंटी जी, चलती हूँ मैं, शाम को मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, आप भी चलिए ना मेरे साथ। मैं पार्लर इस उम्र में? अरे आंटी जी, अच्छा दिखने की कोई उम्र थोड़े ही ना होती है। आप ना शाम को तैयार रहिएगा। ठीक है बेटी। इस तरह निर्मला देवी रूबिका से इतना प्रभावित होती हैं कि हर वक्त लट्टू की तरह उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। देखते ही देखते निर्मला देवी रूबिका की पक्की फैन बन जाती है और हमेशा अपनी बहू सुधा को बात बात पे रूबिका की तरफ बनने की नसीहत देती रहती है। फिर एक रात, अरे नालायक, खाने में मसाला डालने में इतनी कंजूसी क्यों करती है? हमारे यहाँ मसाला क्या तेरे पिताजी के यहाँ से आता है जो तू सब्जी में इतना सोच सोच कर डालती है? जरा भी स्वाद नहीं है इस सब्जी में। अरे भाग्यवान, सब्जी तो ठीक बनी है, तुम बेकार में बहू के ऊपर भड़क रही हो। आप जरा ममता की बहू के हाथों की सब्जी खा कर देखना, तब बात करना। उंगलियां चाटते रह जाओगे। सच में रूबिका के सास ससुर बड़े किस्मत वाले हैं जो उन्हें रूबिका जैसी बहू मिली है। तभी अचानक रूबिका के घर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती है। अरे ये इतने जोर जोर से कौन झगड़ रहा है? सब लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि रूबिका अपने सास ससुर को धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही है। इतने दिनों से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, दोबारा इस घर में नजर मत आना। हाँ, अरे लेकिन आप चुप रहिए और चुपचाप अंदर जाइए। रूबिका जैसे ही अपने पति को आंख दिखाती है, वो सहमकर पीछे हट जाता है। रूबिका के सास ससुर रोते बिलखते अपना सामान लेकर वहां से चले जाते हैं और सभी लोग तमाशबीन बने चुपचाप ये सब देख रहे होते हैं। क्यों माँ जी, आप तो चाहती थी ना कि मैं इसी की तरह बन जाऊं? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो मजाक कर रही थी। तू तो मेरी बहुत प्यारी बहू है। निशा को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो अपने आप को दुनिया की सबसे सुंदर औरत मानती थी। उफ, ये खूबसूरती, तुम्हें कोई हक नहीं है इतना सुंदर दिखने का। पर क्या करे, दुनिया में मुझसे सुंदर तो दूसरी है ही नहीं। हाँ हाँ, भगवान के पास तो सिर्फ एक ही साचा था। तुझे बनाने के बाद उसने वो साचा ही तोड़ दिया, इसलिए पूरी दुनिया में तू अकेली सुंदर बची है। अरे माँ जी, यहाँ आप कब आई? अरे मेरी छोड़, मैं तो आते जाते रहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये मेरा घर है या किसी मिस इंडिया प्रतियोगिता का हॉल है जहाँ सारा दिन तू अपने चेहरे पर पाउडर पोत के घूमती रहती है। ओहो, उसे मेकअप कहते हैं सासू जी। अरे आग लगे तेरे मेकअप को, मैं तो अपने बेटे के लिए बहू लाई थी, कोई कांच के शोकेस की गुड़िया नहीं। एक दिन दोनों सास बहू अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए
तैयार हो रही होती हैं। अरे बहू जल्दी चलना, देर हो रही है। बस सासू जी थोड़ी देर में आई। अरे 2 घंटे से थोड़ी देर बोल रही है, मुझे पागल समझ रखा है क्या? अरे बहू तेरी शादी नहीं, चमन लाल के बेटे की शादी है, तू क्यों इतना सच सवर रही है? फिर आखिरकार दोनों शादी में पहुंचते हैं। आइए आइए बहन जी, बड़ी देर कर दी। अब दिल्ली का ट्रैफिक तो आपको पता ही है भाई साहब, देर तो हो ही जाती है। तभी निशा की नजर स्टेज पर बैठे चमनलाल के बेटे भजनलाल पर पड़ती है। उसकी बगल में बैठी दुल्हन को देख निशा बोल पड़ती है। अरे ये क्या, भजनलाल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं किसी हीरोइन से शादी करूंगा, मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत होगी, लेकिन ये क्या, ये तो अरे बेचारी दिखने में ठीक ही तो है, बस थोड़ी सांवली है। कहाँ माँ जी, ये तो पूरी काली है, काली। आप भी ना जाइए, अपना चश्मा लगा के आइए। निशा की सास इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन निशा तो अपनी खूबसूरती का बखान करने का मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। हाँ भाई हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं, हर किसी को मुझ जैसी खूबसूरत बहू तो नहीं मिल सकती। खैर कोई बात नहीं, चलिए सासू माँ, चलकर खाना खाते हैं। बाय भजनलाल। इस तरह निशा के लिए दुनिया में उसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ नहीं था। एक दिन निशा की सास घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी अरे मर गई रे, सुबह से अकेले काम कर करके मेरी तो कमर ही अकड़ गई, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। हे भगवान, इतनी सुंदर बहू देकर आखिर तू मुझसे किस जन्म की सजा दे रहा है? क्या हुआ सासू माँ? अरे कहाँ मर गई थी और इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? वो मेरा मेकअप का सामान खत्म हो चुका है, तो वही लेने बाजार जा रही हूँ। अरे बाजार बाद में जाना, चल ये झाड़ू पकड़ और कमरे की सफाई कर, और उसके बाद ना पोछा भी लगा देना। निशा मुंह बनाकर बोलती है। छी, झाड़ू पोछा, क्या बात कर रही हैं आप सासू माँ? अभी अभी तो मैंने मेकअप किया है, आप मुझसे ये सब काम कैसे करवा सकती हैं? धूल मिट्टी से मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। अरे तू कौन सी दुनिया से आई है? हे भगवान, अब इसका मैं क्या करूं? तभी दरवाजे पर एक सेल्समैन आता है। नमस्ते बहन जी, घुमालिया कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी एक से बढ़कर एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। मेकअप का एक बॉक्स लेने पर एक फ्री, और ऑफर सिर्फ सीमित समय तक ही है। निशा खुश होकर कहती है, अरे वाह, एक पे एक फ्री। फिर निशा अपनी पसंद का सारा मेकअप का सामान खरीद लेती है और सेल्समैन को उसके पैसे दे देती है। अरे बहू, इस तरह राह चलते लोगों से खरीदारी करना ठीक नहीं, सब चाइना कंपनी का घटिया माल बेचते हैं। आप मुझे मत सिखाइए सासू माँ, मैं तो एक नजर में देख के बता देती हूँ कि कौन सा मेकअप प्रोडक्ट कैसा है। दूसरी तरफ, चलो टारगेट पूरा हुआ, अब मेरा बॉस खुश हो जाएगा। जब तक दुनिया में ऐसे बेवकूफ रहेंगे, अपना बिजनेस तो चलता रहेगा। दूसरे दिन जब सुबह निशा सोकर उठती है तो आईने में अपना चेहरा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या हो गया? तभी निशा की सास वहां आती है और निशा का चेहरा देखकर डर जाती है। हे भगवान, ये सफेद साड़ी वाली चुड़ैल मेरे घर में कहां से आ गई? अरे सासू माँ, मैं निशा हूँ, आपकी बहू। हैं? अरे तेरी शक्ल तो बंदरिया जैसी हो गई। अरे पर ऐसा कैसे हो गया? अरे परसों जो सेल्समैन मेकअप का सामान दे गया था ना, उसकी वजह से। अरे पगली, मैंने तो तुझे समझाया था
कि चाइना का माल मत ले, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब भुगत। चलो अच्छा है, कम से कम अब इसके सिर से सुंदरता का भूत तो उतर जाएगा। मेरा चेहरा, अब मैं क्या करूंगी? दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं चाइना माल कभी भी ना खरीदे। रायपुर गांव में लता नाम की एक औरत अपने बेटे कमल और बेटी प्राची के साथ रहती थी। कुछ दिनों में कमल की शादी रचना नाम की लड़की से हो गई। रचना ने घर में आते ही पूरा घर संभाल लिया, पर लता हमेशा अपनी बेटी और बहू में फर्क करती थी और इस कारण घर में अशांति का माहौल हो जाया करता था। सुनो बहू, आज तुम्हें और प्राची को मेरे साथ पड़ोस वाली सीमा के घर जाना है, तो तुम दोनों तैयार हो जाना। जी मम्मी जी। रचना और प्राची तैयार होकर अपने अपने कमरे से निकलती हैं। चलो मम्मी। हाँ, तेरी भाभी कहाँ रह गई रे? हाँ, आ गई मम्मी जी, चलिए। रुको, ये क्या पहन कर जा रही हो बहू? क्या हुआ माँ जी, साड़ी ही तो पहनी है मैंने। हाँ, पर ये स्लीवलेस ब्लाउज क्यों पहन रखा है? अरे बदलो इसे रचना। पर मम्मी जी, प्राची ने भी तो स्लीवलेस सूट पहना है। अरे वो तो इस घर की बेटी है, पर तुम तो बहू हो। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, सबकी नजर वहां तुम पर होगी, और मैं अपने घर का तमाशा नहीं बनाना चाहती। जाओ कपड़े बदल कर आओ। रचना को लता का ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर फिर भी उसने कपड़े बदल लिए और अपनी सास के साथ चल पड़ी। मम्मी, मेरे सारे फ्रेंड्स ने अगले महीने का शिमला का प्लान बनाया है, मुझे भी जाना है। हाँ तो चली जाओ ना, उसमें पूछना क्या है। मम्मी जी, वो कल मेरी सहेलियाँ शाम का फिल्म देखने जाने का प्लान बना रही हैं, तो मैं भी जाऊं उनके साथ? बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए। अरे नहीं बहू, रात में ऐसे फिल्म देखने मैं नहीं जाने दे सकती अपनी बहू को। अरे तुम्हें फिल्म देखने जाना है तो कमल के साथ चली जाओ। पर माँ जी, प्राची भी तो शिमला जाएगी ना, उसे तो आपने कुछ नहीं कहा। हाँ तो भाभी, मैं इस घर की बेटी हूँ और आप इस घर की बहू हो। और नहीं तो क्या, तुम्हारा ये ससुराल है रचना, मायका नहीं कि जो जी में आए वो करती फिरो। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। जी मम्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया याद दिलाने के लिए। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी शादी हो चुकी है। रचना गुस्से से अपने कमरे में बैठी होती है और तभी कमल भी ऑफिस से आ जाता है। कमल अपने ऑफिस से परेशान होता है, तभी वो रचना को देखता है तो वो भी गुस्से में बैठी होती है। तुम्हारे घर में बहुओं को इतनी बंदिशें क्यों हैं? प्राची को तो मम्मी कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरी हर बात पर टोकती रहती है। देखो रचना, ऐसा कुछ नहीं, प्राची अभी कॉलेज में पढ़ती है, वो बच्ची है, तुम तो समझदार हो, तुम अपनी तुलना उससे क्यों करती हो? देखिए, मैं कोई तुलना नहीं करती, पर मम्मी जी प्राची के लिए हर चीज के लिए मान जाती हैं और मेरी हर चीज को मना कर देती हैं। ओहो रचना, मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। एक तो पहले से ही ऑफिस में इतना टेंशन चल रहा है। क्यों, क्या हुआ ऑफिस में, बताइए तो। कुछ नहीं हुआ। कमल रूम से चला जाता है। कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं इस घर में। अगले दिन कमल ऑफिस से जल्दी आ जाता है। अरे क्या हुआ, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? कमल परेशान होता है और कुछ नहीं बोल रहा। बता बेटा, क्या बात है, बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। भैया, ऑफिस में कुछ हुआ क्या? अब आप लोग चुप हो जाएंगे सब प्लीज। मेरे बॉस और मेरे बीच काम को लेकर झगड़ा हुआ और गुस्से में मैंने नौकरी छोड़ दी। क्या, तू नौकरी छोड़कर आ गया गुस्से में? भैया, कितनी अच्छी नौकरी थी आपकी, अरे कितनी अच्छी सैलरी थी, तो अब आप क्या करेंगे? नई नौकरी ढूंढूंगा, पर उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे कहीं और अच्छी नौकरी मिलने ही नहीं देगा। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, पानी पीजिए। देखता हूँ क्या होता है। कमल को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही होती है और जहाँ मिलती है वहाँ तनख्वाह कम होती है। कमल बहुत परेशान रहने लगता है, खाने पीने पर भी ध्यान नहीं दे पाता। रचना को ये देखकर बुरा लग रहा होता है। रचना खुद नौकरी करने का फैसला लेती है। कमल, मैंने इस नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया है। अरे पर तुम क्यों नौकरी करोगी? रचना, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ ना। आप ढूंढिए ना नौकरी, पर देखिए अगर कहीं कम तनख्वाह की भी नौकरी मिल रही है ना, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हिचकिचाइएगा मत,
क्योंकि हम दोनों कमाएंगे तो घर के लिए पूरा पड़ ही जाएगा। लता को रचना का नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। बहू, तुम ये नौकरी नहीं करोगी? हाँ। क्यों मम्मी जी, ये मेरा भी घर है और इस घर की परेशानियों को हल करना मेरी भी जिम्मेदारी है। कमल की मदद करने के लिए प्राची है। वैसे भी इसका ये आखिरी साल है, 2 महीने बाद इसकी भी नौकरी लग जाएगी। मम्मी जी, आपने अपनी बहू और बेटी के लिए इतने अलग अलग नियम क्यों बना रखे हैं? क्यों बहू वो सब नहीं कर सकती जो बेटी कर सकती है? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं नौकरी करूंगी। ठीक है, जो मर्जी आए वो करो। रचना नौकरी पर जाने लगती है और कुछ दिनों बाद कमल को भी नौकरी मिल जाती है। उसकी सैलरी पहली वाली नौकरी से कम होती है, पर रचना भी कमाती है, तो दोनों की कमाई से घर अच्छे से चलने लगता है। रचना को नौकरी और घर दोनों एक साथ संभालते देख लता भी खुश हो जाती है। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने तुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं समझा, पर आज मैं कहती हूँ कि तू भी प्राची की तरह मेरी बेटी है और आज से तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं करूँगी मैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। पेशे से बिजनेसमैन मयंक को फौज में काम करने वाली स्नेहा पसंद आ जाती है। वो उससे शादी कर उसे घर ले आता है। माँ, ये स्नेहा है, हम दोनों ने शादी कर ली है। स्नेहा फौज में काम करती थी तो उसे थोड़ा डिसिप्लिन में रहना पसंद है। अरे ये तो अच्छी बात है ना। आओ बहू, अब ये घर तुम्हारा ही है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, सारी जिंदगी काम करके थक गई हूँ। अब तो तुम ही संभालो इस घर को। ओह, रात के 8 बज गए। मेरा खाना खाने का वक्त हो गया है। चलो खाना खाया जाए। अरे इतनी जल्दी कौन खाना खाता है बहू? अभी तो मेरा सीरियल आने वाला है। अब वो क्या कहते हैं, सास भी कभी बहू थी। नहीं नहीं, कोई टीवी नहीं चलेगा। जब खाना खाने का वक्त हो तो सारा घर साथ में सिर्फ खाना खाएगा। और हाँ, खाना खाने के समय कोई किसी से कुछ भी बात नहीं करेगा। माँ मयंक की तरफ देखती है, तभी मयंक कहता है, अब अरे माँ, वो स्नेहा को ना थोड़ा अनुशासन में रहना अच्छा लगता है। वो फौज में थी तो। अरे हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन शाम के 8 बजे रात का खाना मैंने कभी नहीं खाया। नहीं खाया तो अब खा लीजिए, क्योंकि वक्त से खाकर वक्त पर सोना और फिर सुबह ठीक 4 बजे उठकर कसरत भी तो करनी है सबको। माँ घबरा कर बोल पड़ती हैं। अरे नहीं नहीं, रात के 4 बजे? हे भगवान, क्यों मुझे जीते जी नर्क दिखा रहे हैं? ये कैसी बहू से पाला पड़ गया। अरे बहू, मुझे कौन सा फौज में शामिल होकर दुश्मनों को धूल चटानी है? नहीं नहीं माँ जी, देश के हर नागरिक को हमेशा तैयार रहना चाहिए, चौकन्ना और चौकस। मैं जा रही हूँ सोने। और हाँ, सुबह 4 बजे दोनों माँ बेटी मुझे कसरत के लिए तैयार मिलेंगे, ठीक है? स्नेहा के जाने के बाद। अरे बेटा, ये क्या कर लिया? ये किसे ले आया? अच्छी खासी जिंदगी को खराब कर दिया। नाश्ते के वक्त रात का खाना, सोने के वक्त कसरत। बेटा, मुझे तो तू हरिद्वार ही भेज दे। अब इस उम्र में कसरत करके मुझे क्या मिलेगा? हाँ माँ, सही कह रही हैं आप। अब क्या कर सकते हैं, चलो सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना भी तो है। स्नेहा सुबह सुबह जोर जोर से सीटी बजाकर सबको उठाने लगती है। स्नेहा सीटी बजाती हुए कहती है, उठो देश के सोते हुए नागरिक, हमें अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाना है। आज से हमें तैयारी करनी है जंग की। अरे बहू, कहाँ जंग हो रही है? किससे जंग करनी है? खुद से माँ जी, खुद से। इंसान की सबसे बड़ी जंग खुद से होती है। अरे स्नेहा, मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं आ सकता। आज तुम माँ को ही ले जाओ ना साथ। कसरत में सभी दर्द का हल है। ऐसे ऐसे कसरत में तुम लोगों को करवाऊंगी कि सारे दर्द बेदर्द हो जाएंगे। तीनों ढेर सारा कसरत करके वापस आते हैं। थकी हुई सास जैसे ही सोफे पर बैठती है,
स्नेहा उनके कान के पास जोर से सीटी बजा देती है। चलिए चलिए उठिए माँ जी, आपका करेले का जूस पीने का वक्त हो गया है। अरे जान ही ले लो मेरी, करेला तो मैं सब्जी में भी ना खाऊं, जूस तो दूर की बात। देख बहू, अब बहुत हो गया, जा जरा अदरक कूट कूट कर अच्छी सी चाय लेकर आ। चाय की पत्ती तो मैंने फेंक दी है माँ जी, इस घर में अब चाय कभी नहीं बनेगी। स्नेहा के मुख से ये बात सुन सास खड़ी हो जाती है। अरे बहू, ये क्या कर दिया, चाय की पत्ती ही फेंक दी। अब देख मैं क्या करती हूँ। स्नेहा कड़क आवाज में कहती है, क्या करेंगी आप, बोलिए क्या करेंगी आप। सासू माँ डर जाती है। बस बस बहू, ये करेले का जूस पी लूंगी। इतना कहकर वो सारा जूस गट गट कर पी जाती है। लेकिन स्नेहा का रोज का यही हाल हो गया। और बेचारी सास, उनका तो पूछो ही मत। बेचारी शाम को खाना खाती और आधी रात में दोबारा भूख लग जाती। रात में छुप छुपा कर किचन जाकर बचा खाना खाती। सुबह जल्दी उठती तो सारा दिन थकी हारी चलते फिरते कभी कहीं टकरा जाती तो कभी कहीं। क्या बात है माँ जी, आप में तो वो जोश मुझे दिखता ही नहीं जो एक देश के जागरूक नागरिक में दिखना चाहिए। अरे बहू बस कर, अब तो मैं तेरी बात एक ही शर्त में मानूंगी। कौन सी शर्त माँ जी, बोलिए, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं सब कर सकती हूँ। बहू, अब ना एक हफ्ते मैं तेरे कहे पर चलूंगी और एक हफ्ते तू मेरे कहने पर, समझी? नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं समझी। मतलब एक हफ्ते तेरी दिनचर्या मैं जीऊंगी और एक हफ्ते तू मेरे अनुसार रहेगी। दोनों सास बहू के बीच डील पक्की हो जाती है। अब स्नेहा की बारी आती है सास के अनुसार रहने की। स्नेहा सुबह 4 बजे सास के कमरे में जाती है। माँ जी, क्या करना है जल्दी बताइए। तब सास लेटे लेटे कहती हैं, हाँ बहू, तू बस एक काम कर, जूते उतार कर मेरे बगल में ही सो जा, क्योंकि मेरा दिन तो 8 बजे से शुरू होगा। स्नेहा सास के बगल में लेट जाती है। स्नेहा जब सोकर उठती है तो उसे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। वो खुश हो जाती है। अरे वाह, आज तो सर हल्का सा लग रहा है, जैसे किसी ने बरसों की नींद को पूरा कर दिया हो। नहा धोकर स्नेहा सुबह खाने के टेबल पर बैठे मयंक और सास के पास जाती है। अरे माँ, ना करेले का जूस दिख रहा है और ना ही दलिया की कटोरी। बेटा, आज खाने में छोले भटूरे हैं और साथ में है ये छाछ, हाजमा ठीक रहेगा। स्नेहा मुंह बनाकर खाना शुरू करती है, लेकिन उसे ये खाना बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, ज़रा एक भटूरा तो पकड़ाना, ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। स्नेहा की बात सुनकर पास खड़े मयंक और उसकी माँ हंसने लगते हैं। तो देखा आपने, सास आखिर सास ही रहती हैं। अब स्नेहा देर तक आराम करती है और अब पूरा घर साथ खाता पीता सोता और टीवी भी देखता है।